सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के उच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री को अब तक मिले 33 देशों के शीर्ष सम्मान। स्लोवाकिया दौरे को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर हुए कई अहम समझौते। द्विपक्षीय संबंध पहुंचे व्यापक साझेदारी स्तर पर। पीएम मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ। स्लोवाकिया ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। इंडिया EU FTA को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का जताया विशेष आभार। नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर केंद्रीय गृह सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर हुई चर्चा। सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष जोर। छात्रों की सुविधा को लेकर राज्यों को निर्देश। खत्म नहीं हो रही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। पार्टी में टूट के बीच शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में फंसे अभिषेक। ईडी ने की पूछताछ। बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने लगाया तानाशाही का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ शांति समझौते का ऐलान। 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे हस्ताक्षर। इजराइल ने अमेरिका ईरान शांति समझौते को मानने से किया इनकार। वहीं भारत में ईंधन आपूर्ति स्थिर। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के उच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री को यह सम्मान भारत स्लोवाकिया रिश्ते में योगदान के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री को अब तक 33 देशों के शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। Of the President of the Slovak Republic. Mr. Narendra Damodar Das Modi, the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merits in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the decoration from the hands of the President of the Slovak Republic. किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी पहली बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया पहुंचे हैं। पीएम मोदी की स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों ही देशों में कई समझौते और घोषणाएं हुई हैं, तो आपसी संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल, AI व तकनीक सहयोग और आपसी व्यापार एवं निवेश के मोर्चे पर आपसी सहयोग को तेजी से बढ़ाने की उम्मीद जताई। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। स्लोवाकिया की राजधानी में मौजूद ब्रातिस्लावा कैसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने की। औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच पहले द्विपक्षीय और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देश अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए उत्सुक दिखे और भारत स्लोवाकिया ने
अपने रिश्तों को समग्र साझेदारी का रूप देने की घोषणा की। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। You are becoming the world leader, and Slovakia is interested, and therefore I will ask the respective ministry to be active and to use this possibility. I'm also interested in a cooperation in the field of defense industry, where we have quite a lot of opportunities. दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल और कुशल कामगारों की आवाजाही को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं रक्षा क्षेत्र में एक लेटर ऑफ इंटेंट साझा किया गया। पीएम ने कहा कि विशाल क्षमताओं और बड़ी आकांक्षाओं के साथ दोनों देशों का सहयोग साझा समृद्धि के अवसर पैदा करेगा। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। दोनों देशों ने असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग, रोजगार, व्यापार और निवेश में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति जताई। वहीं प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के जल्द क्रियान्वयन से भारत और स्लोवाकिया के स्टार्टअप और व्यापार के लिए समृद्धि के अवसर खुलेंगे। चंद्रशेखर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति भवन में चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस प्रदर्शनी में स्लोवाक के कलाकारों की दृष्टि से काशी के विभिन्न रंगों को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में स्लोवाक कलाकारों की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। इनमें से 5 कलाकारों ने वाराणसी के एक आर्टिस्टिक रेजिडेंसी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इस प्राचीन पवित्र नगरी के अलौकिक दृश्यों को करीब से महसूस किया था। राष्ट्रपति पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद गर्मजोशी से किया। प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की राजधानी स्थित राष्ट्रपति आवास में एक विशेष योग सत्र का अवलोकन भी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी विचारों का आदान प्रदान किया। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सीईओ और निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी मौजूद रहे। सीईओ से मुलाकात के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकले तो वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति केवल बैठकों, समझौतों और द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहती। उनकी यात्राओं का एक ऐसा पक्ष भी है जो इतिहास, स्मृति और सम्मान से जुड़ा हुआ है। दुनिया के जिन भी देश में वे जाते हैं वहां अक्सर उन स्मारकों तक पहुंचते हैं जो वीरता, बलिदान और मानवता की अमर गाथाओं के प्रतीक है। इसी कड़ी में स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी ने टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर्स पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों में औपचारिक बैठकों और कूटनीतिक कार्यक्रमों से अलग एक बात विशेष रूप से दिखाई देती है। पीएम अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान पीएम ने टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस स्मारक के नीचे प्रथम चेकोस्लोवाक सेना के उन अज्ञात वीरों के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विदेशों में ऐसे स्मारकों पर सम्मान अर्पित करना प्रधानमंत्री की कार्यशैली और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। फरवरी 2026 में इजराइल यात्रा के दौरान पीएम ने याद वाशेम द वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर में होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इजराइल में दी गई ये श्रद्धांजलि उस परंपरा का हिस्सा है जिसका पालन पीएम अपने पूरे कार्यकाल में करते रहे हैं। साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान पीएम ने कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की। एक वर्ष बाद उन्होंने फ्रांस के न्यू शापेल मेमोरियल और सिंगापुर के INA मेमोरियल मार्कर पर भारतीय सैनिकों को नमन किया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। साल 2017 में अपनी ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के दौरान पीएम ने हाइफा मेमोरियल का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध में योगदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने की कड़ी 2023 में भी जारी रही जब पीएम ने काहिरा के होलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री का दौरा किया। वहां पीएम ने प्रथम विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4300 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2024 में पीएम ने वार्सो स्थित बैटल ऑफ द मॉन्टो कैसिनो मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी और भारत और मित्र देशों के सैनिकों के साहस को याद किया। 2025 में फ्रांस यात्रा के दौरान पीएम ने
मार्से के मजार्ग वॉर सेमेट्री में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी वर्ष पीएम ने कोलंबो में भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया और बाद में 2025 में इथियोपिया में पीएम ने अदवा विजय स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित ये स्मारक साहस, वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियों को संजोए हुए हैं। पीएम जब भी इनके सामने नमन करते हैं तो ये केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संदेश होता है कि अपने देश के लिए बलिदान देने वाले सभी वीर शहीदों का सम्मान किया जाता है और उनकी गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की जरूरत को भी रेखांकित किया है। When it comes to the importance of multilateralism in international politics, I would like to publicly declare that the government of the Slovak Republic supports a reform of the United Nations, and we're strongly convinced that countries like India have to be, I will repeat this, they have to be the part of the Security Council of the United Nations as permanent member. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में हैं। फ्रांस के एवियन में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर उभरा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अब भारत के बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं खोज सकती। फ्रांस में एवियन से संवाददाता अजय मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जब दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G7 बैठक करता है तो भारत उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद चर्चा के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं G7 की भागीदारी होगी। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खुद G7 की चर्चा से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाती है। India and Prime Minister Modi can become a very, very powerful partner within G7 and then also other processes. And I think it's a good sign also that the Prime Minister is coming to Evian to attend the G7 summit in Evian in France, together with the heads of states there, and to further build the bridge beyond the G7 presidency in 2026. This G7 summit will be followed undoubtedly by other meetings across the year. But we are also in a context where the UN is being renewed and where tensions all across the globe are important. Hence, development is about the people, development is also about peace, development is also about security, and all those questions are extremely important. And last but not least, the cooperation between G7 and other countries, especially the BRICS presidency of India, is of tantamount importance to help solve very complex equations, but also to help build and renew enduring cooperation in the world. 2019 में बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G7 की बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद 2021 में कार्डवाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। साल 2022 में जर्मनी के अल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए।
इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साल 2024 में इटली के अपुलिया सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए और AI को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार AI की आवश्यकता पर बल दिया। साल 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, AI गवर्नेंस, व्यापार, निवेश और भू राजनीतिक तनाव प्रमुख मुद्दे हैं। फ्रांस ने भारत को न केवल सम्मेलन में बल्कि उसकी तैयारियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना हो, तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर बढ़ावा देना हो या फिर समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान केवल विकसित देश मिलकर नहीं कर सकते, विकासशील देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा। G7 शिखर सम्मेलनों के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फ्रांस के एवियन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज़। और फ्रांस के एवियन शहर में हो रहे G7 समिट की प्राथमिकताओं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक चुनौतियों के समाधान और 3 वैश्विक मंचों G7, G20 और ब्रिक्स के साझा समाधान पर पेरिस स्थित IDDRI की हेड ऑफ प्रोग्राम और थिंक 7 की कोऑर्डिनेटर सेलेना कुफमैन से बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। फ्रांस के एवियन शहर में हो रही G7 शिखर सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सेलेना कुफमैन के साथ, जो कि हेड ऑफ प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि पेरिस में स्थित है। साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेटर हैं थिंक टैंक्स के, जिसको कहा जाता है थिंक 7। सेलेना, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं फ्रेंच प्रेसिडेंसी की इस वर्ष की जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, वो क्या कुछ आपके हिसाब से नजर आ रहे हैं? Has put forward 2 overarching priorities for the G7 presidency. First, addressing global imbalances, meaning the imbalances pertaining to trade surplus and deficits, investment imbalances across the world, consumption, domestic consumption imbalances as well. And in particular, you can see that they've worked on how to reform development finance, the resilience of critical minerals supply chains, managing digital innovation and artificial intelligence. And France has in particular invited Brazil, India, Kenya and South Korea. Beyond these topics for discussion, geopolitics is always an important area for discussion. चलिए, आपने प्राथमिकताओं की तो बात की, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के साझा मैजिक को लेकर के। किस तरह से दोनों नेता इस बार G7 के शिखर सम्मेलन के मंच से सॉल्यूशंस दे सकते हैं उन समस्याओं का जो इस वक्त पूरी दुनिया जिनसे जूझ रही है? There is already an important cooperation on digital issues with India that fit directly into the G7. This was the case of the AI summit that took place in February in Delhi. AI is obviously an important area where collective action beyond the G7 is needed. It's an area where tremendous potential is at play to develop the various economies, but there's also important risks, in particular security risks and sovereignty risk that must be addressed collectively. And there is important reconfiguration of technology supply chains and a race to critical minerals that is at stake. There's also an important discussion around circular economy, including how to reuse primary material that will be important to limit the use of raw material in the first place, and we also have consequences for trade in scraps. That is key for the discussion with India, and that was key to India's G20 presidency. कुफमैन, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि इस वर्ष
G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है, G20 की अध्यक्षता अमेरिका और ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है भारत। ये तीनों ही वैश्विक मंच बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वक्त जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जो फ्यूल क्राइसिस, फर्टिलाइजर और फूड क्राइसिस पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, ये तीनों ही मंच क्या कुछ साझा समाधान देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं अगले इस वर्ष के दौरान? This year, India has the presidency of the BRICS, while France has the presidency of the G7 and the US have the presidency of the G20. And India is part of two of the three groups, the BRICS and the G20, and has been invited to the third, the G7, by France. So it gives India a key connector role between those three fora. And this is a very important role in an era of deep tensions across countries, because keeping the dialogue going across those three political fora is quite important. But there is no economic security without cooperation, and such cooperation needs to go beyond the G7 and needs to go beyond any single country. So dialogue needs to continue, and India has a key role to play this year. मिस सेलेना कुफमैन, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, स्पष्ट तौर पर जो प्राथमिकताएं हैं फ्रांस की वो तय हो चुकी हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो भारत है वो ग्लोबल साउथ की एक मजबूत सशक्त आवाज़ के रूप में उभर रहा है, और हो सकता है कि बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर भारत पूरी दुनिया को कुछ नए संदेश देता हुआ नजर आए। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में सिर्फ इतना है, दीजिए इजाज़त। कभी बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह हावी रही तृणमूल कांग्रेस आज दोहरे संकट से जूझती दिखाई दे रही है। एक तरफ भर्ती घोटाले और कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बगावत और टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ, करीबी सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई और सांसदों की खुली नाराजगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी के सामने ये अब तक का सबसे बड़ा संकट है। जब वो अपने ही लोगों से बगावत से घिरी हैं, तो कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी पार्टी के छिन्न भिन्न होने के बाद ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच तेजी से जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की आंच अब सीधे तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती नजर आ रही है। इस मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के सामने पेश हुए। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेन देन से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे लंबी पूछताछ की गई। ये पूरा मामला 2016 से 2018 के बीच हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर पैसों के बदले सरकारी नौकरियां बांटी गयी। जांच में मेरिट लिस्ट में हेरफेर, अंकों में गड़बड़ी और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने जैसे गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई बड़े नामों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। ईडी का फोकस अब इस पूरे सिंडिकेट के पैसे के फ्लो और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर करने पर है। एजेंसी लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। अभिषेक बनर्जी इतने अपराध किए हैं, उसका तदन भी होगा, इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं बस यही कहूंगा कि विचार व्यवस्था के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है। उधर टीएमसी के भीतर अंदरूनी कला भी खुलकर सामने आने लगी है। बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के अंदर लंबे समय से आवाजों को दबाया जाता रहा है। फैमिलीते अनेक ट्रबल छिलो, ममता बनर्जी को खुशी से काम करने तो नहीं दिया ना। उसका परिवार का जो प्रेशर था, उनका ऊपर प्रेशर था, उनका ऊपर चढ़ाव होता था, रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था, कितना बहुत कांड हो गया। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में अदालत ने कथित अवैध जमीन कब्जे के मामले में अभिषेक बनर्जी के करीबी और उनके कार्यकारी सहायक सुमित राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सुमित शालवनी थाने में दर्ज मामले में वांछित बताए जा रहे हैं और इसी बीच टीएमसी में दरार और गहराती दिख रही है। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सामने आने के बाद अंदरूनी बगावत तेज हो गई है। गुट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अलग बैठने की मांग की है और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी गुट ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर मान्य करार देते हुए चुनौती दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। काकोली घोष दस्तीदार ने आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा की कार्रवाई और सदन के परिसर में बार बार अभद्र भाषा, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां और अनुचित व्यवहार किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इस तरह का आचरण न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि महिला सांसदों की स्वतंत्र और सम्मानजनक भागीदारी को भी प्रभावित करता है। काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले का संज्ञान लेने और नियमों के तहत कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यहां तक कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निष्कासित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि काकोली घोष दस्तीदार हाल ही में उन 20 सांसदों में शामिल है जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का दामन थामा है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। केंद्रीय गृह सचिव ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में छात्रों की सुविधा, सुरक्षा प्रबंधों और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटि रहित ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए। वहीं राज्यों से छात्रों की निर्बाध यात्रा और आवागमन का सहयोग करने को कहा गया। रेलवे बोर्ड ने भी परीक्षाओं की सुविधा के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित नोएडा एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई। लखनऊ से पहली उड़ान नोएडा पहुंची तो इस एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन देने वाले किसान आज फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने किसानों से संवाद करते हुए उनका आभार जताया। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि यह यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा गेटवे बनने जा रहा है, जिससे पूरे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्षों के इंतजार के बाद वो सपना आखिरकार पूरा हुआ जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल उड़ान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये भारत की तेजी से बढ़ती विमानन क्षमता में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस अवसर पर वाणिज्यिक सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ किया। उनके साथ एयरपोर्ट के उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ श्रेलमैन, स्विट्जरलैंड की राजदूत डॉक्टर माया तिसाफे और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के लिए और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। जेवर से कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ होने में सबसे बड़ा योगदान अन्नदाताओं का है। हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भूमि समर्पित करने वाले किसानों को लखनऊ में प्रदेश के मुखिया ने स्वागत और संवाद किया। सभी किसान फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। ये उनके योगदान को सम्मान देने का एक प्रतीकात्मक प्रयास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों का आभार जताते हुए कहा कि कार्गो से दुनिया की मार्केट तक पहुंचने की सुविधा का केंद्र बिंदु जेवर बनेगा। भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, कार्गो से दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर की हवाई व्यवस्था को मजबूत करेगा और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम करने में मददगार साबित होगा। साथ ही ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को नई ऊर्जा देगा। लखनऊ पहुंचे किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने इसे तरक्की की उड़ान बताते हुए सरकार की तारीफ की। हमारी जमीन पे एयरपोर्ट बनो, बढ़िया काम करो, अच्छा विकास करो। आगे को ये उम्मीद है कि अच्छा विकास करें। बहुत तरक्की पे है यहाँ, बहुत बढ़िया। इस आधुनिक एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में इसकी क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष होगी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 7 करोड़ यात्रियों तक ले जाने की योजना है। पूरी तरह विकसित होने पर ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है।
ये परियोजना लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित की जा रही है और इसे PPP मॉडल के तहत बनाया गया है। इसका 3,900 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों के संचालन के लिए सक्षम है और इसमें आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तथा नेविगेशन तकनीक शामिल है, जिससे हर मौसम में सुरक्षित और सुचारू संचालन संभव होगा। एयरपोर्ट में एक मजबूत कार्गो ढांचा भी तैयार किया गया है, जिसमें मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं, जो इसे एक आधुनिक हवाई और माल परिवहन केंद्र बनाते हैं। कार्गो संचालन की शुरुआत 2.5 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता से होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने की योजना है। डिजिटल तकनीक, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और डिजी यात्रा जैसी सुविधाएं इसे भविष्य के लिए तैयार बनाती हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के विमानन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाले इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन और वैश्विक कल्याण का संदेश देने वाला यह आयोजन देश और दुनिया के लाखों लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास करेगा। आयुष मंत्री ने कहा कि योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और यह स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योग आज केवल भारत की प्राचीन विरासत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति का पर्याय बन चुका है। इस साल कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गवाह बनेगा। ये वही जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परेड से लेकर अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। कोलकाता की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वाले इस जगह पर 21 जून को हजारों की संख्या में लोग योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों योग साधक एक साथ 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। बरसों बाद पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे वैश्विक आयोजनों के साक्षी बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। आज करोड़ों लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। 100 दिन के काउंटडाउन से शुरू होकर आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर में योग दिवस से पहले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें योग संगम, वंदे योग, योग समावेश और सामुदायिक योग सत्र प्रमुख हैं। 13 से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर तक योग सत्र के आयोजन के जरिए पर्यावरण से संस्कृति तक का संदेश दिया जा रहा है। कोलकाता में योग दिवस पर कई विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें 21 जून को हुगली नदी पर 500 नावों पर विशेष योग कार्यक्रम होगा। कोलकाता में जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगेंगे ताकि लोग कोलकाता के हर स्ट्रीट पर योग कर सकें। इसके अलावा 19 जून को दौड़ से ध्यान अभियान चलेगा, जिसमें लोग 2 किलोमीटर तक दौड़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ये अभियान हर जिला और ब्लॉक में चलाया जाएगा। योग दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता के अलावा देश के 100 आइकॉनिक जगह पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर चुकी है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 साल में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज पर DD न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम।
पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति ने नई पहचान बनाई है। भारत अब सिर्फ वैश्विक मंचों का हिस्सा नहीं बल्कि कई मुद्दों पर दिशा तय करने वाली ताकत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक सक्रिय और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 12 सालों में भारत ने अलग अलग वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी निभाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुई G20 अध्यक्षता रही। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संदेश के साथ भारत ने विकास और समावेशिता पर जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया बंटी हुई थी, लेकिन भारत ने G20 में सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कराकर बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की। इस घोषणा में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्रमुखता दी गई। अब यही सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का फोकस जिम्मेदार और भरोसेमंद AI फ्रेमवर्क तैयार करने पर रहा। AI को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति के प्रमुख आयामों की बात करें तो इसमें पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन, क्वाड सहयोग, वैक्सीन मैत्री पहल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, G20 अध्यक्षता 2023, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, मुक्त व्यापार समझौते और डिजिटल कूटनीति जैसे प्रमुख बिंदु रहे। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ कनेक्टिविटी, ऊर्जा और विकास सहयोग को मजबूत किया। पड़ोसी देशों और विकासशील देशों को संकट के समय मदद देकर भारत ने खुद को भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश किया। लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट नीति के जरिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत की। आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। विदेश नीति का एक अहम पहलू प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव भी रहा। दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए भारत ने अपने प्रवासी समुदाय से सीधा संवाद मजबूत किया। मुक्त व्यापार संधि भारत की एक सफल डिप्लोमेसी के मानक के रूप में उभरी है। इसने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में एक नया आयाम जोड़ा और दुनिया को संदेश दिया है कि भारत किसी लड़ाकू ब्लॉक का हिस्सा नहीं बल्कि विकास के लिए सहयोग का सहभागी है। भारत ने काफी कम समय में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए और इनमें 38 देश शामिल हैं। काफी लंबे समय से लंबित भारत यूरोपीय समुदाय के बीच में संपन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया। अब भारत अमेरिका के साथ भी इसी तरह की डील करने के करीब है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है आज एक फॉरेन पॉलिसी का एक आधार बन गई है। इससे मुझे लगता है कि जो भारत का आयात निर्यात या जो एक वैश्विक ट्रेड है उसमें भारत का एक शेयर अब बढ़ेगा और इसके नतीजे लगभग अगले 5 से 10 साल में आएंगे। तो जो 2047 की एक नींव हम कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली भारत एक स्ट्रांग होगा आर्थिक रूप से, उसमें ये FTO का एक रोल होगा। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और सक्रिय कूटनीति ने भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने ये साफ कर दिया है कि संघर्ष के समय में भारत स्वतंत्र रूप से फैसले लेता है और उसने दुनिया को बार बार ये संदेश भी दिया कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा त्रिवेणी कला संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 सालों के जश्न के तहत कलाकारों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक जगत के लोगों के साथ NDMC वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने चर्चा की। इस मौके पर कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे कर लिए हैं।
उन्होंने कलाकारों को NDMC द्वारा प्रोत्साहित करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि जल्द ही कलाकारों के लिए स्कॉलरशिप और अलग अलग अचीवमेंट के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की NDMC शुरुआत करने जा रहा है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल और देश में सबसे लंबे इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पर आज यंग और सीनियर आर्टिस्ट के साथ त्रिवेणी कला संगम में एक चर्चा हुई, अपने विचारों को शेयर किया, प्लस आर्ट को लेकर NDMC और सरकार किस तरह भूमिका निभा सकती है उसके ऊपर एक डिटेल चर्चा हुई। यहाँ सैकड़ों की संख्या में आर्टिस्ट हमेशा भाग लेते हैं। देश के नामी गिरानी पद्मश्री और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट भी आए, यंग दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स के और बाकी संस्थाओं के आर्टिस्ट भी आए, दिल्ली से बाहर के भी आर्टिस्ट, और एक ही विजन और मिशन के साथ थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प 2047 में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो। अच्छे सुझाव थे, कुछ पॉजिटिव सुझाव थे कि किस तरह हम आर्ट को लेकर देश में बढ़ सकें। इन सुझावों को हम संबंधित मंत्रालय और बाकी जगहों पे पहुंचाएंगे। और NDMC ने भी एक कमिटमेंट करी है कि आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए आने वाले दिनों में एक स्कॉलरशिप यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए हम शुरू करेंगे। एमिनेंट आर्टिस्ट और देश के जो ऐसे आर्टिस्ट जिनकी लाइफ के एक अलग अचीवमेंट है उनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। और डेवलपमेंट के मुद्दों में आर्ट गैलरीज, आर्ट इंस्टीट्यूशंस को जितनी हम सपोर्ट और मदद कर सकते हैं NDMC वो करने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता पर लगातार नज़र बनाए हुए है। ऐसे समय में जब दुनिया हॉर्मुज़, जलडमरू, मध्य और तेल गैस बाजार की हलचल पर नज़र रख रही है, भारत ने अपनी रणनीतिक तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन की क्षमता का भी परिचय दिया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से देशवासियों को ईंधन की भरपूर आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया है और लोगों से अपुष्ट खबरों या अफवाहों से दूर रहने का भी आह्वान किया है। पश्चिम एशिया में मचे घमासान के बीच पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वैश्विक तेल और गैस सप्लाई चेन पर टिकी हैं, लेकिन भारत के लिए राहत और सुकून देने वाली खबर आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश को आश्वस्त किया है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर है। LPG कुकिंग गैस सिलेंडर पर अभी भी अंडर रिकवरी क्लोज टू 700 रुपीज़ है हर एक सिलेंडर के ऊपर, और MS के ऊपर लगभग 3 रुपये और डीजल के ऊपर लगभग 27 रुपये है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस की पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध हैं। इस तनाव के बीच शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक स्वदेशी LNG कैरियर दिशा ने दुनिया के सबसे संवेदनशील और तनावग्रस्त इलाके हॉर्मुज़ जलडमरू क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित पार कर लिया है और 18 जून को भारत के तट पर यह पहुंच जाएगा। LNG carrier Disha, managed by Shipping Corporation of India-led consortium, has safely transited the Strait of Hormuz, and she is carrying 62,370 metric ton LNG cargo. The vessel is supposed to enter Dahej on coming to India, likely on 18th. पश्चिम एशिया के संकट का असर भारत की खेती किसानी पर न पड़े, इसके लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भी कमर कस ली है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव वंदना प्रियशी ने बताया कि देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भंडार मौजूद है। Total stock position as on today is 196.65. And the farmers have already used 102.78, which is 27% of the requirement. We are totally completely prepared for the Kharif season. The department does not anticipate any problem in the season, and we are keenly watching the international and national unfolding in international and national scenario. तो साफ है कि दुनिया भले ही युद्ध और तनाव के संकट से जूझ रही हो, लेकिन भारत सरकार की नीति और पुख्ता तैयारियों के कारण देश में न तो तेल का संकट है और न ही गैस की किल्लत और न ही किसानों के लिए खाद की कोई कमी होने दी जा रही है। समंदर से लेकर खेतों तक भारत की सुरक्षा और सप्लाई चेन पूरी तरह से चाक चौबंद है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, DD न्यूज। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का 14वां कार्यकाल 5 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया है। 15वें कार्यकाल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 9 जून 2024 के नोटिस के जरिए योग्य संगठनों से आवेदन मांगे गए हैं ताकि प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत काउंसिल का पुनर्गठन किया जा सके। कोई दावा नहीं मिलने पर काउंसिल ने दोबारा दावे आमंत्रित किए हैं। देश की समाचार एजेंसियों का संचालन करने वाले योग्य संगठनों एवं स्वयं समाचार एजेंसियों से ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संगठन 19 जून 2026
शाम 5 बजे तक अपने आवेदन सीलबंद लिफाफे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भेज सकते हैं। दावों के साथ ज़रूरी दस्तावेज भी होने चाहिए। ज़्यादा जानकारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.presscouncil.nic.in पर देखी जा सकती है। इसी के साथ समाचारों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।